नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 9 नंबर पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग इस पार्ट में मेंडल्स के नियम, लॉ ऑफ मेंडल्स पर चर्चा करेंगे। मेंडल साइंटिस्ट जो थे, मेंडल साइंटिस्ट ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। सबसे पहला नियम जो था वो प्रभाविता का नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको कहा जाता है। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर का जो नियम था वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था, जिसे लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 नियम मुख्य रूप से मेंडल्स द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो सबसे पहला जो नियम है वह कौन सा नियम है? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ। सेकेंड जो लॉ था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो ये मेंडल्स ने समय समय पर मुख्य रूप से 3 लॉ प्रतिपादित किए थे। कितने? 3 लॉ प्रतिपादित किए थे। सबसे पहला लॉ देखते हैं, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? मेंडल्स ने जो गार्डन पी प्लांट लिया था, गार्डन पी प्लांट्स, इसमें ही तीनों के तीनों नियम मुख्य रूप से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। क्या एक्सपेरिमेंट करके मुख्य रूप से इन्होंने बताया था? तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? तो एक एक करके आपको बताता जाएगा, होता जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले देखा जाए प्रभाविता का नियम। तो मेंडल्स, ये तो आपको मैं बता ही चुका अभी कि मेंडल्स ने सारे एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? पी प्लांट्स पर किए थे। तो नेचुरली ये एक्सपेरिमेंट भी किस पर किया होगा? पी प्लांट पर किया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या? प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस का नियम है। तो सबसे पहले वही ले लें, टी टी स्मॉल टी। फर्स्ट लॉ चल रहा है। ये किस प्रकार के हैं? टॉल हैं। ये कैसे हैं? ड्वार्फ हैं। किस प्रकार के हैं? ड्वार्फ हैं। तो विशेष मुख्य रूप से बताया जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि इनको गैमेट्स के फॉर्म में पहले बुक किया जाए, या सीधे सीधे यदि आप चाहें इनका क्रॉस करा दें। तो क्रॉस कराने पर मुख्य रूप से ये पूरी कंडीशन आपको मैं पीछे समझा के आ चुका हूं। ये गैमेट्स हैं, सभी को पता चल चुका है गैमेट्स क्या है। अब इनका क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी या जनरेशन जो प्राप्त होती है, पीढ़ी या जनरेशन प्राप्त होती है, वह कैसी प्राप्त होती है? टॉल प्राप्त होती है। उसमें दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं, उसमें दोनों प्रकार के लक्षण मुख्य रूप से होते हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों प्रकार के लक्षण हैं।
क्या, दोनों प्रकार के एलील्स वाले लक्षण जीन पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के लक्षण वाले जीन या एलील मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। लेकिन F1 पीढ़ी में मुख्य रूप से जो लक्षण व्यक्त होता है वह लक्षण मुख्य रूप से कौन सा है, टॉल है। वह लक्षण कौन सा है, टॉल है। स्वाभाविक है, जब एलील दोनों पाए जाते थे, व्यक्ति सिर्फ मुख्य रूप से अपने आप को कौन सा कर पा रहा है, जिसमें टॉल प्रकार के लक्षण वाले जीन पाए जाते वही मुख्य रूप से व्यक्त कर पा रहा है, और ये इनके लक्षणों को दबा देता है, यह इसके लक्षणों को मुख्य रूप से दबा देता है। तो वैज्ञानिक ने यही मुख्य रूप से कह दिया कि जो एलील पाए जा रहे हैं वही एलील मुख्य रूप से दूसरे एलील के लक्षणों को दबाने का कार्य करता है। यानी अपने आप को F1 जनरेशन में जो व्यक्त कर पाता है, अपने आप को F1 जनरेशन में जो शो कर पाता है, तो उसी को कहा गया प्रभाविता का नियम। उसी को क्या नाम दे दिया गया, प्रभाविता का नियम मुख्य रूप से नाम दिया गया। तो ये प्रभाविता का नियम, तो F1 जनरेशन में देखेंगे आप, ये शो हुआ पहला का पहला लक्षण ये, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा जो कैरेक्टर था, दूसरा एलिस था, वह रिसेसिव एलिस कहलाया। रिसेसिव जीन्स क्यों, क्योंकि वह अपने लक्षण को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, वह अपने लक्षण को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, इस वजह से इसको रिसेसिव जीन्स या रिसेसिव कैरेक्टर के नाम से जाना गया। ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहली चीज। दूसरा जो लॉ आता है वह कौन सा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था कि जो F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को व्यक्त कर देता है वह प्रभावी होता है, जो व्यक्त नहीं कर पाता वह अप्रभावी होता है। क्योंकि F1 पीढ़ी में जिसने अपने लक्षणों को व्यक्त किया, तो उसी वजह से कह दिया उसको प्रभाविता का नियम कहा गया। तो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और पृथक्करण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और पृथक्करण का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार मेंडल्स ने जो बताया कि गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम, ड्यू टू गैमेट फॉर्मेशन के निर्माण के दौरान मुख्य रूप से कारकों के जोड़े के कारक, देखिए गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वही फिर से ले लें, कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल, ये किस प्रकार के हैं, लंबे हैं यानी टॉल हैं, ये बौने हैं यानी ड्वार्फ है। इधर मैंने आपको टॉल और ड्वार्फ लिखा था, अब हिंदी मीडियम की भी एक आध बात मान लिया करें। तो ये सबसे पहले देखें कि ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कौन सा है, इसमें होमोजाइगस स्थिति में मुख्य रूप से एलील्स पाए जा रहे हैं, यानी कि इधर डोमिनेंट वाले हैं, इधर रिसेसिव वाले हैं। क्लियर, पहली चीज तो ये आना चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले F1 पीढ़ी बनने से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये तो क्लियर मैं कह चुका। तो गैमेट फॉर्मेशन के बनने के दौरान कारकों के जोड़े के कारक, यानी कि फैक्टर कौन हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, फैक्टर, कारकों के जोड़े के कारक। अब ये है मुख्य रूप से, इसको तोड़ोगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, देख लीजिए कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते। तो मैंने वही किया कि क्या किया कि ये जो एलिल्स पाए जा रहे थे होमोजाइगस स्थिति में, मुख्य रूप से होमोजाइगस स्थिति में पाए जा रहे थे, तो इनके एलिल्स मुख्य रूप से या जीन्स कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये देखिए गैमेट फॉर्मेशन के दौरान विशेष ध्यान रखना है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मुख्य रूप से ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहां देख लीजिए, चाहे ये कारकों के जोड़े के कारक कैसे हो गए, अलग अलग हो जाते। केवल एक ही एलील या जीन गैमेट्स में प्रवेश करता है। तो देख लीजिए ये गैमेट्स बना, तो क्या, हाँ पहले से गोल है, एक ही एलील या जीन गैमेट्स में प्रवेश करता है। तो ये आपके क्या बन गए, गैमेट्स। तो एक देख लीजिए, एक ही गैमेट्स में मुख्य रूप से प्रवेश करता है।
तो इसी को मुख्य रूप से कह दिया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि गैमेट बनने के दौरान जो एलील साथ साथ में पाए जाते थे उनके एलील मुख्य रूप से कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, पृथक हो गए, पृथक हो गए। तो उसी को कह दिया गया पृथक्करण का नियम। उसी को क्या कह दिया गया, पृथक्करण का नियम मुख्य रूप से कहा जाता है। विशेष चीज ध्यान में रख लें कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान गैमेट में जो एलील पहुंचता है कभी जोड़े में नहीं पहुंचता, वो सिंगल ही पहुंचता है, यानी एक एलील या जीन के फॉर्म में मुख्य रूप से पहुंचता है। तो वही गैमेट्स मैंने पहुंचा दिए। क्लियर। तो ये क्या कहलाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम मुख्य रूप से यह कहलाया। क्लियर। इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। विशेष तौर पर राइट डाउन करें जल्दी से, क्या, इसे मुख्य रूप से युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो लिख दिया जाए, इसे क्या कहा जा रहा है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी युग्मकों के शुद्धता का नियम। क्लियर। किसको कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण नियम को कहा जाता है कि गैमेट्स बनने के दौरान उनके एलील या जीन्स अलग अलग हो जाते हैं। गैमेट्स में सिर्फ एक ही जीन या एलील्स पहुंचता है, गैमेट्स में सिर्फ एक ही जीन या एलील पहुंचता है। उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो एक नियम मुख्य रूप से क्या दिया गया था, ये दिया गया था। क्लियर। इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट है। क्लियर। अब आता है तीसरा नंबर, क्या, अब आता है आपका कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, तो देख लीजिए थर्ड लॉ कौन सा था, पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। क्लियर। ये कौन सा हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ। क्लियर। पहले ये देख लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मुख्य रूप से बहुत क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर मुख्य रूप से कौन सा होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक ही पे मैं तीनों बता रहा हूं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये है भाई स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या होता है, इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया, इसके अनुसार जीवों के गुण या लक्षण, जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मक या संतान में जाते हैं। बताइए क्या बात कही। मेंडल्स ये कहते थे कि जब एक जनरेशन, पहली पीढ़ी में तो प्रभावी कैरेक्टर ही शो होता है, लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी मुख्य रूप से निर्मित करते हैं, आप F2 पीढ़ी निर्मित करते हैं या F2 पीढ़ी बनती है, तो उस दौरान युग्मक एवं संतान में लक्षण स्वतंत्र रूप से मुख्य रूप से जाते हैं, स्वतंत्र रूप से लक्षण मुख्य रूप से जाते, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना। मेंडल्स क्या मानते थे, एक बार फिर से सुन लीजिए, सीधे सीधे इनका मानना वैज्ञानिक का था, F1 पीढ़ी में तो प्रभाविता का नियम ही लागू होता है। F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी कैरेक्टर ही F1 अपने लक्षणों को शो कर पाता है, लेकिन F2 पीढ़ी का जैसे ही निर्माण होता है तो जीवों के जो लक्षण हैं या लक्षण के जीन हैं एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से गैमेट्स या संतान में पहुंचते हैं। गैमेट्स में पहुंच गए तो संतान में पहुंच गए, तो इस वजह से लिख दिया गैमेट्स या संतान में मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं, तो देख लीजिए, वही मेंडल्स ने ये लिए टॉल और ड्वार्फ
प्लांट्स लिए तो इनका वही गैमेट्स, अपन क्या बता रहे हैं, स्वतंत्र अभिविहन का नियम। अब अपने को कहीं कुछ ध्यान नहीं देना है। ये जोड़ों के कारक अलग अलग हो गए, इनका क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन या पीढ़ी प्राप्त हुई। ये देख ली, ये जो प्राप्त हुई इसमें टॉल प्राप्त हुआ, यानी प्रभावी लक्षण व्यक्त हुआ। जब F2 पीढ़ी की बात करते हैं, जब किसकी बात कर रहे हैं, F2 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, क्लियर। तो गैमेट्स बनाएंगे तो सब इसका क्या करा देते हैं, सेल्फ क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए देखिए ये सीधे सीधे ये मेल और ये क्या है, फीमेल सिंबल, ये आपको मैं बता ही चुका, क्लियर। तो जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कि ऐसे का क्रॉस ऐसे से ही कराया F2 जनरेशन में, तो निश्चित तौर पर ये गैमेट जो बनेंगे, पहले गैमेट्स में ये मैंने बना दिए ये। तो क्या हुआ, गैमेट्स में मुख्य रूप से जो जोड़े के कारक थे वो अलग अलग हो गए, जो हेटेरोजाइगस स्थिति थी, यहां देखिए हेटेरोजाइगस। अब जब इनको मिलाते हैं तो मिलाने के फलस्वरूप मुख्य रूप से T और T ये हुआ, T और T ये हुआ, मतलब इसका क्रॉस इससे कराया और इसका क्रॉस मुख्य रूप से इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आया, इसका क्रॉस इससे कराया तो ये आया, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो ये आएगा, और ये बेचारा इसका क्रॉस, देखिए अब आ जाइए बिल्कुल पॉइंट बी पे आ रहा हूं मैं। अब इसका क्रॉस इससे कराया तो ये, तो स्वाभाविक क्या देखा, F2 जनरेशन जो बन रही थी, F2 जनरेशन में मुख्य रूप से जो कैरेक्टर था उसका सेल्फ क्रॉस, प्राप्त कैरेक्टर का सेल्फ क्रॉस कराया, तो F2 जनरेशन में मुख्य रूप से बिना प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से लक्षण अपने आप मुख्य रूप से व्यक्त होता है। तो देख लीजिए यहां F2 पीढ़ी में ये रिसेसिव कैरेक्टर छुपा हुआ डला है, ये वाला कैरेक्टर छुपा हुआ डला है, लेकिन F2 पीढ़ी में जाकर इसने अपने आप के स्वतंत्र रूप से मुख्य रूप से लक्षण को व्यक्त कर दिया। देखिए F1 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से नहीं व्यक्त कर पा रहा अपने लक्षणों को, छुपा हुआ डला हुआ है, इसी वजह से यहां अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर नाम दे दिया। लेकिन यह रिसेसिव कैरेक्टर F2 जनरेशन में जाकर बिना किसी को प्रभावित किए बिना अपने आप के लक्षणों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहा है, अपने आप के लक्षणों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर रहा है। तो देख लीजिए, तो इस वजह से क्या कह दिया, इसको स्वतंत्र अभिविवन का नियम नाम दिया गया, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना गया। अर्थात एक प्योर लंबा प्राप्त हुआ, प्योर टॉल, दो इम्प्योर टॉल प्राप्त हुए, और एक जो प्राप्त हुआ वह मुख्य रूप से ड्वार्फ प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, ड्वार्फ, यानी कि ड्वार्फ वाले स्वतंत्र रूप से अपने आप के लक्षणों को F2 पीढ़ी में जाकर व्यक्त कर दिए। इसी वजह से इस लॉ को मेंडल्स ने नाम दे दिया स्वतंत्र अपविहन का नियम। ये लीजिए थर्ड आ गया लॉ, कौन सा लॉ आ गया, थर्ड लॉ आ गया, स्वतंत्र अपविहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना गया। तो ये देख लीजिए, ये तीनों का आप एक साथ ले लें स्क्रीनशॉट यदि आप चाहें तो। एक तो ये हो गया फर्स्ट, यहां से यहां तक का ये फर्स्ट हो गया, मैंने गोले में किए देता हूं।
ये यहां से यहां तक का ये हो गया सेकंड। क्लियर? और यहां से यहां तक ये हो गया थर्ड लॉ। आप कर लीजिए, बिल्कुल मैंने मिटाला नहीं, एक ही उस पर स्क्रीनशॉट पर। क्लियर? ओके। तो इसके बाद मुख्य रूप से जो आता है आपका, अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 10 पार्ट में मैं आपको नॉन मेंडेलिज्म की घटना बताऊंगा। क्या नॉन मेंडेलिज्म की घटना पर आप और हम लोग मिलकर आपस में चर्चा करेंगे।